भाजपा हमेशा से संवैधानिक अधिकारों का हनन करती रही है लोगों के। आर्टिकल 15 जो कि कहता है कास्टिसिज्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे और रेस के आधार पे जो कानून का हनन करते चला आ रहा हो, नागरिकों के फंडामेंटल राइट का हनन करते चला आ रहा हो, वो सरकार के योग्य कैसे हो सकती है। महंगाई से अब जनता त्रस्त है, बेरोजगार नौजवान हताशा और आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के जो है फसल जो है सांड चल रहे हैं और विपक्षियों को चोर साबित किया जा रहा है, चरित्र हनन किया जा रहा है। ये फरार लोगों की सरकार है, झूठे आंकड़े की सरकार है, लोगों का दमन किया जा रहा है। इस तरह की सरकार और इस तरह के लोगों को गोरखपुर की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। 4,487 करोड़ रुपया बीजेपी के पास हो गया। कहाँ से पैसा आया है? ये सारा पैसा नोटबंदी के समय का पैसा है और सारे जिले कार्यालयों में इनके बड़े बड़े भव्य कार्यालय बन रहे हैं। लोकतंत्र की जितनी हत्या इन 5 सालों में हुई है, कभी नहीं हुआ ऐसा कि इस तरह से लोकतंत्र को कुचला जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्राची पांडे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के विरोध की लहर साफ नजर आ रही है। एक तरफ कर्नाटक में आपने देखा किस तरह से हिजाब को लेकर के मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भाजपा की जो सीट है वो कमजोर होती नजर आ रही है, क्योंकि गोरखपुर सदर सीट से सपा से लड़ी हैं शुभावती शुक्ला, जिसको लेकर के हमने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से ये पूरा परिवार भाजपा के प्रति समर्पित था और अब सपा की ओर जा रहा है। तो इस मुद्दे पर भी सवाल होगा और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भाजपा की पकड़ कमजोर होती जा रही है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या से लड़ने वाले थे, वो यहाँ पर आ गए ये सोच करके कि ये सेफ सीट है, लेकिन अब यही सेफ सीट कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे का सबब बन रही है। तो आइए हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सीट खतरे में है। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष कुमार मिश्रा। क्या लग रहा है इस बार क्यों ऐसा बार बार देखने को मिल रहा है कि जो भाजपा के अपने लोग थे वही दूसरी तरफ जा रहे हैं? क्योंकि भाजपा हमेशा से संवैधानिक अधिकारों का हनन करती रही है लोगों के। आर्टिकल 15 जो कि कहता है कास्टिसिज्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे और रेस के आधार पे, तो हमेशा हिंदू मुसलमान करना और भाजपा अलायंस में जैसे राज ठाकरे वगैरह थे, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो है वहाँ जाने से प्रतिबंधित करना, ये सब हमेशा जो है ये आर्टिकल 15 का हनन करती रही है। इस वजह से भी जो है भाजपा को फिर से सरकार में आने नहीं देना चाहिए। आप वकील हैं? जी। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाजपा जो कि ये कहा जाता है कि भाई हम राम राज्य लेकर के आएंगे, तमाम तरह की बातें की भाजपा ने, तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में राम राज्य आ गया? राम राज्य कहने से तो नहीं होता है। राम राज्य अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो कैसे राम राज्य? प्रश्न ये तो सबसे बड़ा यही है। कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कैसे, इस पे आए ना। वो कह रहे हैं कि हाँ सबका साथ सबका विकास हमें चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेट तो कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं ना, विखंडित कर रहे हैं, तो फिर किस प्रकार से वो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 15 और 16 का भी वायलेशन हो रहा। तो जो कानून का हनन करते चला आ रहा हो, नागरिकों के फंडामेंटल राइट का हनन करते चला आ रहा हो, वो सरकार के योग्य कैसे हो सकती है। अगले सवाल के साथ आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मसूदुल हसन एडवोकेट। सर, क्या लगता है, एक केस सामने आ रहा है कर्नाटक में, जिस तरह से महिलाएं जो है वो हिजाब को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं। पहले कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आई थी जिसमें कुछ लड़कियां जो कि हिजाब पहन करके गई थी, उन्हें कॉलेज में नहीं घुसने दिया गया। आज वो प्रदर्शन बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हमारा इतना कहना है कि राजा प्रजा में भेद नहीं कर सकता है और भाजपा का शासन है फूट डालो राज करो, हिंदू मुसलमान में बांटना और शासन सत्ता तक पहुंचना। कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, राम कोई खोए हुए व्यक्ति में है? अरे राम तो लोगों के एक एक दिल में बसे हैं, कड़कड़ में बसे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम करके सत्ता तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन महंगाई पे, रोजगार पे, कोविड में बहती हुई लाशों का क्या जवाब इनके पास? वो तो कहते हैं ना कि एक भी लाश जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से नहीं हुई है, एक भी मौत नहीं हुई है। सदन में क्या है ये बात? पूरा देश जान रहा है कोविड काल में और उसके बाद क्या स्थिति रही, बेरोजगारी की क्या स्थिति, महंगाई की क्या स्थिति है। कांग्रेस 70 सालों में 400 रुपये में सिलेंडर दे रही थी और इनके 7 साल के राज में 1000 रुपये में मिल रहा है। महंगाई से अब जनता त्रस्त है, बेरोजगार नौजवान हताशा और आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के जो है फसल जो है सांड चल रहे हैं
और विपक्षियों को चोर साबित किया जा रहा है, चरित्र हनन किया जा रहा है। कहते थे 56 इंच का छाती है और उसके बाद चाइना पूरी बॉर्डर देश के अंदर आके जो है निर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, विदेश मंत्री का कहीं वक्तव्य नहीं आ रहा है। ये कैसा राष्ट्रहित है? लेकिन वो सरकार की तरफ से तो ये बार बार दावा किया गया है कि हम राष्ट्र सुरक्षा करते हैं, अगर हम हैं तो देश सुरक्षित है, वरना कोई और जो है देश को 70 सालों में देश सुरक्षित नहीं था। 70 सालों में देश ने कई युद्ध लड़ा और देश जीता, पाकिस्तान के टुकड़ा करके खंडित कर दिया। हमारा मुकाबला चीन से होता था, हमारा मुकाबला अमेरिका से होता था। पाकिस्तान हमारे सामने मुकाबला तुलना करने लायक नहीं है। जब चाहा तब भारत ने उसको लतियाया और ये पहली सरकार है जो बिना लड़े युद्ध हार गई है। और जो 56 इंच का चिल्ला रहे थे वो 56 इंच नहीं है, ये विदेश के मामले में पाकिस्तान के बॉर्डर पर पंजाब में था, उनको डर लग रहा है। गृह मंत्री इनका चाणक्य बोलते हैं कितना मजबूत है इनका सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता हम जैसे लोग कहाँ सुरक्षित हैं? ये विखंडित करने वाला है राष्ट्र। भारत के लिए भाजपा का शासन उचित नहीं है। ये बदलाव चाहती है जनता और हम अधिवक्ता समाज भी बदलाव चाहते हैं। गोरखपुर में शुक्ला परिवार के लिए हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को घेर कर पराजित करके इनको घंटा बजवाएंगे। क्या नाम हुआ सर आप? संजय सिंह एडवोकेट। मैं एक चीज जानती हूँ, आप लोग क्यों नाराज हैं, अधिवक्ता क्यों नाराज हैं? जब से जी देश आज़ाद हुआ है जी या आज़ादी के पहले जी अधिवक्ता समाज का भारत का स्वतंत्रता संग्राम रहा हो या राष्ट्र के पुनर्निर्माण का विषय रहा हो, सर्वाधिक मुखर और लड़ाई लड़ने वाला अधिवक्ता समाज रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद से कोई सरकार समाजवादी पार्टी को छोड़ के किसी ने अधिवक्ताओं की सुध नहीं ली। जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के सभी जिला में अधिवक्ताओं को बैठ के विधि व्यवसाय करने के लिए अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण कराया। उसके बाद उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उत्तर प्रदेश के सारे अधिवक्ताओं का 5 लाख का बीमा कराया। उत्तर प्रदेश के सारे बार एसोसिएशनों को ई लाइब्रेरी दिया। और हर सरकार में ये सब कुछ नहीं हो रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठों और आंकड़ोबाजों की सरकार है। आपसे मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। जी बताइए। प्रदेश की और देश की जनता को गुमराह किया और कहा मैं आप लोग को फ्री में गैस कनेक्शन दे रहा हूँ, जिसका नाम बताते हैं लोग उज्ज्वला गैस कनेक्शन। योजना, हाँ। और गरीब लोगों को 18 महीने सब्सिडी नहीं दिया। उस समय 500 से 400 रुपये सब्सिडी आती थी, 1650 का गैस कनेक्शन था। प्रदेश की गरीब जनता से इन्होंने 5500 रुपया वसूल लिया। जब उनका सब्सिडी मिलने का समय आया तो सब्सिडी खत्म हो गई और आज 56 रुपये सब्सिडी मिल रही है। जो गरीब आदमी 400 में गैस सिलेंडर खरीदा करता था आज 1000 खरीदने पे मजबूर है। ये फरार लोगों की सरकार है, झूठे आंकड़े की सरकार है, लोगों का दमन किया जा रहा है। इस तरह की सरकार और इस तरह के लोगों को गोरखपुर की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और गोरखपुर की जनता ने मन बना लिया है कि उपेंद्र शुक्ला जी के जो भारतीय जनता पार्टी पे अपना पूरा जीवन लगा दिए थे, उनके मृत्यु के बाद उनके घर कोई पूछने नहीं आया। इसी शहर में टेकरीवाल जी मरते थे, खेमका जी मरते थे, सरकार जी मरते थे तो जोगी जी घर घर जाते थे। लेकिन इसी शहर में आवास है, उपेंद्र शुक्ला जी की मृत्यु हुई जो पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी पे लगा दिए, कोई पूछने नहीं आया। कारण उसका मात्र एक था कि जो योगी जी के बिरादरी के नहीं थे, जिस बिरादरी से एलर्जी रखते हैं उस बिरादरी के व्यक्ति। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, आपने बिरादरी की बात की है तो ऐसे में अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी जिसमें देखा गया कि योगी आदित्यनाथ से एबीपी न्यूज़ के एक पत्रकार सवाल कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि योगी जी आपको बुरा नहीं लगता है कि लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण और राजपूतों की राजनीति करते हैं आप? तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मैं राजपूत और क्षत्रिय समाज से आता हूँ, मुझे इस बात का कोई जो है वो मलाल नहीं है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो क्या एक मुख्यमंत्री का जो है उसका एक समुदाय, उसका एक जाति हो सकती है? मैं आपसे पहले मुख्यमंत्री से पहले वो गुरु गोरखनाथ पीठ के उत्तराधिकारी थे, पीठेश्वर घोषित हुए हैं। संत की कोई बिरादरी नहीं होती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कहता है, संत अपने को घोषित करता है, योगी अपने को कहता है और अपनी जात बताता है, तो योगी हो ही नहीं सकता है। भाजपा अधिवक्ता ही नाराज। अब यहीं पे देख लीजिए, यहीं हमारे दीवारी कचहरी के कैंपस में 5 साल होने को है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के सीएम भी है, यहाँ की वो भी है, लेकिन उन्होंने 1 रुपया
हमारे दीवानी कचहरी में 1 रुपये तक नहीं दिया। जो भी बिल्डिंग बनी है समाजवादी पार्टी के सरकार में बनी हुई है। अच्छा। 1 रुपये तक नहीं दिया है। ये अधिवक्ता के हित में modification वगैरह नहीं? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक यहाँ के अधिवक्ताओं ने जब ये मुख्यमंत्री हुए इनका समारोह करके इनको सम्मानित करने का काम किया, और यही दीवानी कचहरी है। जब इनके ऊपर मुकदमा हुआ था तो यही दीवानी कचहरी के अधिवक्ता आगे आगे उनको बचाने का काम किए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सूद तक नहीं ली अधिवक्ताओं के लिए। परमात्मा दुबे एडवोकेट। मैं सबसे पहले आपसे इसे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बताया कि आप तमाम मुद्दों को, कम्युनल मुद्दों को आप उठाते भी हैं। तो कर्नाटक में जो एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें मुस्लिम महिलाएं हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या इस तरह के प्रदर्शन जब होते हैं तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आंदोलन जीवी हैं, ये प्रदर्शन जीवी हैं, तो ये कहाँ तक सही है? आप क्या? देखिए, आंदोलन जीवी जो शब्द है जी ये माननीय मोदी जी ने शब्द का निजात किया था। उन्होंने कहा कि ये जो है आंदोलन जीवी हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे थे। जी, तो अपने हक और अधिकार की जो व्यक्ति लड़ाई लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी आज जहां पहुंची है वो यह आंदोलन से ही पहुंची है। आज जहां है आंदोलनों से पहुंची है। तो आंदोलनों से आज भाजपा घबराने क्यों लगी है? जब विपक्ष में आंदोलन हो रहे हैं, विपक्ष के लोग अगर किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की या किसी की समस्या को लेकर के अगर विपक्ष आंदोलन कर रहा है तो आपको भय लगने लग रहा है, आप लाठियों से पिटवा रहे हैं। और मुझे तो यह पूरा प्रतीत होता है कि उसी की देन है आज जो उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी का संज्ञान ले रही है बहुत अच्छे ढंग से। उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि जो भी विपक्ष ने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, चाहे वो महंगाई के लिए हो, चाहे बेरोजगारी के लिए हो, चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन गाजियाबाद में हो, तो इन सारों में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़ करके, इसके कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और जनता की बात को वहाँ रखने का काम किया। और उस जनता, वो एक एक लाठी वो कार्यकर्ता को नहीं मारी गई है, वो एक एक लाठी जो है वो एक एक मतदाता को मारी गई है कि तुम्हारे लिए अगर कोई विरोध करने आएगा तो हम ऐसे मार के हटा देंगे। यानी जो हम दे रहे हैं वो बस उसमें संतोष करो, यानी संतोष करो। हम राशन दे रहे हैं, राशन खाओ, हमने शौचालय बना दिया है, शौचालय जाओ और उसके बाद हमारा भाषण सुनो। ये भाषण जीवी हैं। अच्छा, और कम्युनल, मैं उस पर सवाल थोड़ा सा वहाँ से बदल गया। मैं कम्युनल में इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसको थोड़ा भी रीड नहीं किया हूँ, मैं उसको भी देख लूँगा। और लेकिन मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बता दे रहा हूँ व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशनल इनकी ये है कि जब राम मंदिर मुद्दे पर फैसला आता है तो ये इनसे जब कहा जाता है तो इन्होंने शुरू में बीजेपी ने कह दिया था कि हमारे एजेंडे में, वाजपेयी जी ने कह दिया था कि हमारे एजेंडे में, भाजपा के एजेंडे में राम मंदिर है, लेकिन राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एजेंडे में राम मंदिर नहीं है। और राजग के एजेंडे से फिर भाजपा के एजेंडे में भी क्या आ गया कि संवैधानिक आधार पर बनेगा राम मंदिर। अच्छा। तो संविधान ने आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है, उन्होंने आदेश किया तो उसका निर्माण हो रहा है। तो ये सब केवल जो है ये एक प्रोपेगेंडा है और पैसा इन लोगों को एक संगठन बना करके केवल पैसा लूट रहे हैं ये लोग। 4,487 करोड़ रुपया बीजेपी के पास हो गया। कहाँ से पैसा आया है? ये सारा पैसा नोटबंदी के समय का पैसा है और सारे जिले कार्यालयों में इनके बड़े बड़े भव्य कार्यालय बन रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं हम झोला उठा के चले जाएंगे, तो आप कह रहे हैं पैसे यही तो गैर जिम्मेदारी है। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े देश की आप झोला उठा के चले जाएंगे, इतना बड़ा देश कहाँ जाएगा? 20 साल हमारे डॉक्टर राधा मोहन दास जी यहाँ जो है विधायक रहे। अब घर के बाहर पानी अरे पूरे, अभी तो कुछ नहीं, उनके घर अपने घर के सामने कुछ काम कराए हैं पानी उनी। लेकिन पूरे शहर में आप कहीं निकल जाइए, अगर 2-2.5 घंटे की बरसात हो गई, इनका सारा ड्रेनेज फेल है। आज तक ये ड्रेनेज पे काम नहीं कर पाए और ये कह रहे हैं कि जो है हम विकास की, ये विकास की। ये कह रही है ना कि हमने सड़कों पर बहुत काम किया है, सड़कों को लेकर के। मैं बता रहा हूँ आपसे ना, इनका विकास जो है, इनका विकास अपाहिज विकास है। उस इनके विकास को पोलियो है। अब कैसे आप पूछेंगे पोलियो है? हाँ। यहाँ भी खोद दो, वहाँ भी खोद दो, वहाँ भी खोद दो, वहाँ भी खोद दो, हर जगह खोद दो, चारों तरफ ये दिखाई दे कि काम हो रहा है और विकास चालू है। हाँ। तो पोलियो वाला विकास है ये। जैसे हमने देखिए, अखिलेश जी ने एक निर्माण पकड़ा, 316 किलोमीटर सड़क 21 महीने में, 21 महीने में रिकॉर्ड तोड़, बिना भ्रष्टाचार के बना करके, और उस पर एरोप्लेन भी जो है वो सब लड़ाकू विमान उतार करके दिखा दिया। 4.5 साल लग गया, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी भी जगह जगह जो है इनकी बैरिकेटिंग है, अभी भी पूरा वो फुल
चल नहीं रहा है। खाली आनन फानन में जा कर के इन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया। ये फीताजीवी हैं, ये फीताजीवी हैं। इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। यहीं धर्मशाला का पुल था, उसको काटने के लिए हम लोग, थोड़ा उम्र कम थी उस समय, वो सुप्रताप जी जो है भारतीय जनता पार्टी से यहाँ जो है विधायक थे, वो जाने वाले थे फीता काटने हैं। तब तक ये भाग करके आए वहाँ से और फट से इन्होंने फीता काट करके जो है उनके आने के पहले फीता काट दी। तो ये फीताजीवी हैं। हमारे ही जो विकास की नींव हमने रखी है उसी को काट रहे हैं। सर, क्या लगता है भाजपा जो लगातार ये दावा करती आ रही है कि भाई हमने जो है वो सबका साथ सबका विकास ला दिया, सबके साथ जो है वो न्याय राज आ गया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो गोरखपुर की बात कर लीजिए, गोरखपुर में कितना न्याय राज आया है? लगभग 47-48 साल उम्र होगी हमारी, और लगभग 35 सालों से राजनीति में हम सक्रिय हैं और बड़े ही सूक्ष्मता से हम लोग विचार करते हैं, तर्क करते हैं। हम लोगों ने अन्य सरकारों का भी शासन देखा है, इनका भी देख रहे हैं। आपको ये बता दें कि जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जितना लोकतंत्र की जितनी हत्या इन 5 सालों में हुई है, कभी नहीं हुआ ऐसा कि इस तरह से लोकतंत्र को कुचला जाए। आप बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए। एक हमारा नौजवान, हमारा बच्चा, वो तैयारी करता है, 10 साल 5 साल बैठ के तैयारी करता है। एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद उसमें भ्रष्टाचार होता है। उस पर अगर वो आंदोलन करता है, अगर वो अपना विरोध दर्ज कराता है, तो पुलिस के लोग तानाशाही की सारी सीमाएं तोड़ते हुए उन बच्चों को कमरे से निकाल को बंदूकों के कुंडे मारते हैं। क्या ये लोकतंत्र है? हैं? और उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर देते हैं ताकि वो भविष्य में कोई नौकरी पाने लायक ही न रह जाएं। आप बताइए कि क्या ये जो है जिन मुद्दों पर ये सत्ता में आए थे उसमें से एक भी इन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा किया? और आप बताइए, क्या यदि आप बैठ के दिन भर मंदिरों में पूजा करें तो गृहस्थी चलेगी क्या? हैं? इंसान को जीने के लिए उसको बुनियादी जो है आवश्यकताएं उसकी पूरी होनी चाहिए। उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए और इसके लिए उसको रोजगार चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, जाति ही धर्म के नाम पे विरोध हो रहा है। कहते हम नहीं करते हैं, करते यही हैं। जो कहेंगे कि ये नहीं करते हैं वही काम ये करेंगे। तो बांटने वाले तो यही लोग हैं। एक जाति को बांट दिया इन्होंने, हर चीज़ को इन्होंने बांट के रख दिया है। 80-20 की राजनीति कर रहे हैं, उसको ही बांट दिया है। सभी लोग भारत में रहने वाले, सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले, कोई यहाँ जाने वाला तो है नहीं, सभी लोग यहाँ रहेंगे। फिर ये बंटवारे की राजनीति किस बात की होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। विकास की राजनीति होनी चाहिए। जो महंगाई बढ़ा रहा है, चरम पे चला जा रहा है, उसकी राजनीति होनी चाहिए। उसमें महंगाई ये कम कर नहीं रहे हैं। सभी लोग यहाँ त्रस्त हैं, पूरे भारत, पूरे हमारे प्रदेश के लोग त्रस्त हैं। और रही बात जनसेवा की, वो सारी जनसेवा हम लोगों ने देखा है कोरोना काल में। यहीं पे लोग 200 लोग मरते थे, आंकड़े 1-2 के जाते थे। यहीं पे हम यहीं के रहने वाले प्रतिदिन देखते थे। राजघाट को चारों तरफ से बैरिकेड लगा बंद कर दिया गया था कि कोई उधर जा नहीं सकता है, कोई फोटो नहीं खींच सकता है। ये यहाँ पे हुआ था। कहते हैं कि कोई ऑक्सीजन से मृत्यु नहीं हुई है। हाँ, ऑक्सीजन से कोई मृत्यु ही नहीं हुई है। और ऑक्सीजन से इतनी मृत्यु हुई है, क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन था ही नहीं। लोग चिल्ला रहे थे। हम लोग चूँकि समाज के बीच में रहते हैं, प्रतिदिन हम लोग पास फ़ोन आता था कि भैया कहीं से ऑक्सीजन दिला। लोग रोते थे, यहाँ ऑक्सीजन था ही नहीं और सारी मृत्यु ऑक्सीजन से ही हुई थी। शिक्षक सभा का मैं महानगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो शिक्षक सभा तो मुझे पता है शिक्षक बहुत नाराज़ हैं फिलहाल, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ मांगे हैं जो आप लोग रखना चाहते हैं? देखिए, शिक्षक और कर्मचारियों की एक लंबे समय से मांग चली आई थी कि हमको कैशलेस सुविधा दे दीजिए, हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। लेकिन हम लोगों को नई पेंशन जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें NPS में डाल दिया गया और हमारी गाड़ी कमाई का पैसा शेयर मार्केट में अपने दोस्तों को
लाभ देने के लिए डालने का काम किया कि सब लोग ने अब की ये तय कर लिया है कि हम लोग इस बार ओपीएस के नाम पे यानी पुरानी पेंशन योजना के नाम पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं और शिक्षक कर्मचारियों का वोट लामबंद होकर इस वक्त समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा। ये थे हमारे साथ तमाम लोग, अधिवक्ताओं से हमने बात की, शिक्षक सभा से भी जो व्यक्ति थे वो उन्होंने अपनी मांग रखी है। तो इस तरह की अन्य भी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए, समझने के लिए द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।